प्रशांत किशोर नए प्लेयर आ गए हैं और वो भी खूब टोपी लगा करके इस पे गए हैं। यादव वोट भले उनको नहीं आए, लेकिन मोहम्मदन वोट ओवैसी के साथ साथ प्रशांत किशोर भी कुछ काटेंगे। 12 लाख करोड़ का बजट कहाँ से लाएंगे? बिहार का बजट ही 3,17,000 करोड़ है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, वो है सड़क पानी बिजली। आप बिहार के सबसे पिछड़े जिले की भी बात कर ले, सड़क पानी बिजली। जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे प्रशांत किशोर जी बेनकाब हो रहे हैं। मुझे इस बार छठ घाट पर बोला, इलेक्शन खत्म होते होते तक देखिएगा ट्रेंड करेगा #जनसुराग। चिराग, जदयू और भाजपा, ये पति पत्नी और वो है। आप नीतीश कुमार को चाणक्य मानते हो बिहार में? देखिए चाणक्य, अब बोलूंगा तो भाजपा वाले दौड़ाएंगे क्योंकि उनका मानना है कि चाणक्य सिर्फ अमित शाह है। लेकिन इस बार चाणक्य फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पे हमको थोड़ा डाउट। अच्छा, आपको डाउट है? मुख्यमंत्री बनेंगे, कितने साल तक बनेंगे पे मेरा डाउट है। उस पर डाउट है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है नया ज्ञान। आजकल बिहार में इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का महादंगल शुरू हुआ है और बिहार के इलेक्शन हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो जब बिहार के इलेक्शन होता है तो देश में और कहीं इलेक्शन नहीं होता है। जनरली जैसे 2 स्टेट 3 स्टेट का होता है, तो बिहार के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। बिहार के इलेक्शन में खाली बिहार का इलेक्शन होता है और सारे देश का नजर बिहार पे रहता है। तो आज हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे और आज जो मेरे साथ जो 2 गेस्ट हैं, दोनों बिहार के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों मेरे पुराने साथी हैं और दोनों मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो एक जो है गेस्ट वो है प्रशांत। प्रशांत जो है वो जागरण के साथ जुड़े हुए हैं। एंड विजय जी है, विजय भाई हिंदुस्तान में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो दोनों बिहार से जुड़े ही हुए, क्या बिहार में उनके पैदा हुए हैं और अभी तक बिहार के साथ टच में खुदा है। एंड प्रशांत जो है तो अभी अभी छठ खत्म करके आए हुए हैं, कल ही आया मैं। कल ही आए हैं। तो अब इनसे बेहतर कोई नहीं होगा जो हमें बिहार के जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बता सके। तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पब्लिक का क्या मूड है वहां पे ग्राउंड से? अभी अभी आप आए हैं, आप तो हमेशा बात करते हैं और जाके भी आए हैं, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, पब्लिक मूड क्या है, शुरू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच देवू सर कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया है। और चूंकि अभी अभी मैं बिहार से लौट के आया हूँ तो और देख कर आया हूँ, कई क्षेत्रों में गया था मैं, वहां लगभग 10-12 दिन रुक के आया हूँ मैं। तो वो बोलने की कुलबुलाहट भी मेरे अंदर थी कि कहीं तो जाकर बोलूं कि मैं क्या देख कर आया। तो थैंक यू कि आपने सबसे पहला मंच दिया मुझे बताने के लिए। देखिए, आपने जो परिचय में बोला कि बिहार का इलेक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अच्छा, ठीक है, आप अगर बिहार के इलेक्शन को 2000 से देखना शुरू करें तो बिहार में जो कोर कॉन्स्टिट्युएंसी है आरजेडी की, वो कहने को तो MY है, लेकिन दरअसल वो YM है। है ना, उसमें यादव फर्स्ट है, मुस्लिम सेकंड है। वो MY नहीं है, वो YM कॉन्स्टिट्युएंसी है। YM कॉन्स्टिट्युएंसी या MY कॉन्स्टिट्युएंसी जिसको कहा जाता है, वो अराउंड 36% वोट है, 32% वोट है, 32% वोट है। और अगर आप 2020 से लेकर अभी तक का चुनाव देखें, 2000 से लेकर अभी तक का चुनाव देखेंगे, तो आरजेडी को अमूमन 35-36% वोट मिलता रहा है। मतलब कोर कॉन्स्टिट्युएंसी से सिर्फ 4% ज्यादा वोट आरजेडी लेकर आ पाता है। तो आरजेडी जहां से चुनाव लड़ना शुरू करता है, वहां 32+ पर वो चुनाव लड़ना शुरू करता है। ठीक है, विधानसभा में। लोकसभा में थोड़ा सा बदल जाता है, कुछ यादव के बेल्ट्स हैं जो बीजेपी को वोट करती है उस समय, लेकिन आमतौर पर विधानसभा के चुनाव में देखिएगा तो 32 से शुरू करता है वो वोट करना, और 39 के आसपास बहुमत बन जाने के चांसेस होते हैं बिहार में। 2000 के बाद आज तक वो 39 नहीं टच कर पाया। मतलब वो 25 साल से कोशिश जारी है, लेकिन 32+4 के अलावा उनका वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है। इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है। अच्छा,
मतलब आप उस हिसाब से कह रहे हो हाँ, predict करें। इतना प्रेडिक्टेबल हो गया है हम्म, कि अगर आप बहुत डीप डाउन जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आरजेडी हर बार 7-8% वोट के लिए चुनाव लड़ती है और वो उसको नहीं मिल पा रहा है। वो हमेशा जाके 36, 37, 36 पे जाके रुक जा रहा है। तो मतलब MY कॉम्बिनेशन से सिर्फ 4% ज्यादा वोट ही वो लेके आ पा रहा है एंड इट इज सो प्रेडिक्टेबल। इससे beyond जा- इससे बियॉन्ड नहीं ला पा रहा है एंड इट इज सो प्रेडिक्टेबल। हम्म, ठीक है, तो मैं ये कहना कि बिहार का चुनाव प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा मैं सहमत नहीं था। अच्छा दूसरी बात है कि कोर कॉन्स्टिट्युएंसी जिसको हम कहते हैं उसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया से बिहार को, हम ये तो कहते हैं कि बिहार जाति के नाम पर वोट देता है, जाति के नाम पर वोट देना भी चाहिए क्योंकि जाति भी तो इसी समाज से आता है और आप अपने समाज के लोगों को ही चुनते हैं। समाज मतलब जाति नहीं, समाज से ही कोई ना कोई विधायक बनता है। तो जो मेरे आइडेंटिटी के सबसे नजदीक है आदमी उसको चुनता है। मेरा पड़ोसी अगर खड़ा हो जाए चुनाव में, वो बेशक मेरी जाति का ना हो, मैं उसको चुनूंगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी से वो बहुत करीब आता है ना। तो इसलिए जाति पे वोट देने को मैं गलत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी से जो सबसे ज्यादा करीब जो दिखता है आदमी उसको वोट करता है। तो जाति होने के बावजूद जातियों का समूह बन गया है कि कि ओबीसी माइनस यादव किसका समूह है, ठीक है, ईबीसी किसका समूह है, दलित किसका समूह है, सवर्ण किसका समूह है। तो बात जैसे हरियाणा में आप जाइए तो आप बोलिएगा कि जाट प्लस 32 बिरादरी, वहां पे वहां पे दैट प्लस अनदर बिरादरी नहीं है, वहां पे हर बिरादरी अपना अपना एक समूह बना लिया है और वो समूह ने डिसाइड कर लिया है मैं कोर कॉन्स्टिट्युएंसी किसका हूँ, मेरा उस हिसाब से वो वोट करता। मतलब 2000 से वो ऐसे ही वोट करता तो आपका कहना है कि अभी भी वही पैटर्न फॉलो ही होगा जो हो रहा था, पैटर्न वही फॉलो होगा। बस ये होता है कि कभी मुकेश सहनी इधर आया तो 2% इधर मिल जाएगा, कभी चिराग पासवान उधर गया तो 2% उधर के हो जाएंगे, कभी इतना ही होना है। लेकिन इतना होता क्या है कि इतना क्लोज फाइट है बिकॉज अगर ऑपोजिशन के पास 37% वोट हो और विपक्ष के पास भी 37 पॉइंट समथिंग वोट हो, पक्ष और विपक्ष दोनों का, तो इतना क्लोज फाइट है कि कौन 2% इधर उधर जाकर क्या कर देगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आदमी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेता है ये ग्रुप किसको वोट करने वाला है। विजय भाई आपका क्या ओपिनियन है? प्रशांत या आपका? बहुत हद तक हम इस बात से सहमत है प्रशांत से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो 32% जो वोट आरजेडी का MY या YM जो भी कह लीजिए वो जो था, उसमें पिछले इलेक्शन के बाद से वो थोड़ी समीकरण बदली है। जैसे पिछले इलेक्शन में ओवैसी की टीम 5 सीट या 6 सीट जीत ली थी, 5 सीट ले लिया था और भी जगह कैंडिडेट खड़ा किया थी। इस बार भी ओवैसी 20 सीट पे कैंडिडेट खड़ा किया है। तो ओवैसी को तो कोई हम नहीं समझते हैं कि 1-2% भी हिंदू वोट मिलेगा, उनको तो मेजोरिटी मोहम्मदन वोट ही मिलेगा। प्रशांत किशोर इस बार नए प्लेयर आ गए हैं, मैं उसी पे ही आने वाला था। प्रशांत किशोर नए प्लेयर आ गए हैं और वो भी खूब टोपी लगा करके इस पे गए हैं। तो अब यादव वोट भले उनको नहीं आए, लेकिन मोहम्मदन वोट ओवैसी के साथ साथ प्रशांत किशोर भी कुछ काटेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कुछ ही सीट पर भले महुआ जैसे कुछ ही सीट पर भले लालू यादव के बड़े लड़के हैं तेज प्रताप यादव, वो भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ यादव वोट सिंपैथी का लालू जी के लड़के हैं और उनकी छवि खराब नहीं है यार। वो ठीक है, उतना उनको होशियार लोग नहीं मानता है, लेकिन थोड़ा सा फिक्र मानता है। हाँ, फिक्र मानता है, लेकिन वो भी कुछ वोट काटेंगे। हाँ, ये 3 चीज जो है डेंट करेगा। 2020 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो चेंज अब दिखने लगा है। नंबर 1। नंबर 2, ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिसमें सिर्फ कास्ट की बात नहीं हो रही। हाँ, इस इलेक्शन में डेवलपमेंट की भी बात उसी पे ही आने वाला था। मेरा अगला क्वेश्चन वही है, आप ही से ही शुरू करता हूँ कि भाई इस बार जो इलेक्शन का जो मुद्दा है, जैसे मैनिफेस्टो भी आ गया है एंड जैसे हर बार होता है मैनिफेस्टो में इस बार की जॉब की बात हो रही है या डेवलपमेंट की बात हो रही है, माइग्रेशन की बात हो रही है,
फ्लड की बात हो रही है, ड्रॉट की बात हो रही है, सूखा एंड जो हो रहा है, सब की बात हो रही है। बट वो रियल मुद्दा तो वही है, उसको प्रशांत किशोर लेके आया है। इस बार ये सारे मुद्दा को प्रशांत किशोर लेके आया है एंड उस पे वो पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बार कुछ इफेक्ट डालने वाला है, या इस बार भी हर, जैसे प्रशांत ने बताया कि लास्ट टाइम जैसे ही हुआ था कि हमेशा से जातीय धर्म से ही बटाव है, उसी हिसाब से इलेक्शन का होता है, इस बार भी वही होने है। नहीं, इस बार का इलेक्शन थोड़ा हटके होगा। भले इसका न्यू बीज जो बीजारोपण प्रशांत किशोर किए हो, प्रशांत किशोर का 2-3 चीज क्लिक किया है। एक क्लिक किया है कि जो छठ में आएंगे उनको वापस नहीं आने जा रहा होगा, पलायन ही होंगे, दारूबंदी बंद करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। तो वो एक शुरुआत जो 3 साल पहले उन्होंने किया, और शायद देश का पहला नेता ऐसा होगा जो इतना गांव गांव पैदल यात्रा किया, गांव में रात बिताया, लोगों के बीच रहा। तो उसने तो एक शुरुआत तो कर दी। और अभी अब तेजस्वी यादव, भले नीतीश सरकार था, लेकिन वो क्रेडिट, वो जो 5 लाख नौकरी दिया गया, उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहा है। हालांकि सब कोई जानता है ये कि चीफ के सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं होता है। तो क्रेडिट ठीक है ले रहा है, पब्लिक भी मान रही है थोड़ी सी। इस बार जो तेजस्वी ने बोला है कि 3 लाख घरों में हाँ, हम उसी पे नौकरी देने वाला है, हम उसी पे आ रहे हैं। तो वो 5 लाख वाला जो क्रेडिट लेकर के तेजस्वी थोड़ा ज्यादा उत्साह में आ गए। अब ज्यादा उत्साह में आकर के अब हर घर में एक नौकरी देंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट पर में जो एम्प्लॉय हैं उनको रेगुलराइज कर देंगे, जीविका दीदी को 30,000 रुपया सैलरी प्लस 2,000 रुपया भत्ता देंगे। अब इतना ये सब चीज जो है, तो ये गांव में तो देखिए वोटर 2 टाइप के हैं। एक जो सही मायने में जोड़ घटाव करते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। एक है जो कि एकदम आंख मूंद के नीतीश तेजस्वी बोला है कि सब घर घर नौकरी देंगे। तो अब उसको कितना काउंटर कर पाता है बीजेपी। अगर नहीं काउंटर कर पाया तो बीजेपी को उसका डेट पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि गांव में एक भिड़िया धसान का चीज होता है, सब घर से नौकरी मिलती है। वो चीज अब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे यूपी इलेक्शन में कि मोदी को 400 सीट आएगा तो संविधान बदल देंगे, यही ने टेंट कर दिया उनको, उसका काउंटर नहीं कर पाए। लेकिन जो एक नैरेटिव बना, हाँ नैरेटिव उसी पे, हाँ, तो वो अगर नैरेटिव को अगर सही ढंग से काउंटर कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कोई कह रहा है कि वो हर घर से नौकरी देंगे, तो 3.25 करोड़ नौकरी के लिए 12 लाख करोड़ का बजट कहाँ से लाएंगे। बिहार का बजट ही 3,17,000 करोड़ है, उसमें 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार का रेवेन्यू है, और सब सेंट्रल का रेवेन्यू है। बहुत ही और बिहार का अपना सैलरी वेजेज ही 80,000 करोड़ का है। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 80,000 करोड़ का सैलरी वेजेज है। वो तो खुद सैलरी वेजेज तक आज के दिन में यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और अभी एक इंटरव्यू देख रहे थे कि वो मुकेश सहनी कह रहा है कि हम 1 साल में बजट को दुगना कर देंगे। अरे भाई, ऐसा ऐसा बात बोलिए ना, थोड़ा समझ में आए। जब 7% का ग्रोथ इंडिया का हो रहा है, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है, तो आप साल भर में और 2 साल में 100% बजट बढ़ा दीजिएगा, कि यहाँ से प्रैक्टिकल होगा। तो वो अभी थोड़ा सा कुछ ही परसेंट है, लेकिन मेजोरिटी इस पर भी डिस्कशन में अब आ गया है, और एनडीए भी इस चीज का बढ़िया काउंटर कर रहा है कि ये फिजिबल नहीं है और ये हवा हवाई है। वही अगर आज का जो बीजेपी का आया है, तो वो एक बड़ा मेच्योर्ड घोषणा पत्र दिखाई देता है, जिसमें कि हर आदमी के लिए कुछ न कुछ है। वो भी नौकरी की बात कर रहा है, लेकिन वो नौकरी के साथ रोजगार जोड़ती है कि हम 1 करोड़ नौकरी तथा रोजगार देंगे। वो स्किल डेवलपमेंट का प्लान चला रहे हैं। वो 1 करोड़ जीविका दीदी की बात कर रहा है, लखपति दीदी की बात कर रहा है। वो 7 एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रहा है, 4 शहर में मेट्रो चलाने की बात कर रहा है, पटना का एक सब्स्टिट्यूट बनाने की बात कर रहा है। तो वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लग रहा है, और ये आज ही उनका घोषणा पत्र आया है, और आज के बाद से तो जब उसको लोग कंपेयर करेगा तो निश्चित रूप से एज इसमें एनडीए को मिलेगा। प्रशांत, आप मैं एक सेकंड बीच में, चूंकि आपने डेवलपमेंट से बात शुरू की कि डेवलपमेंट पे वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए, कन्वेंशनली
डेवलपमेंट वर्ड का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वो है सड़क पानी बिजली। बिल्कुल, वो मुंबई से लेकर हर जगह पे सड़क आप पानी लेकर जाते हाँ आप बिहार के सबसे पिछड़े जिले की भी बात कर ले तो सड़क पानी बिजली। सड़क पानी बिजली वाले मसले पर मैं जब बिहार घूम के आया हूं तो लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे मेरे गांव के पास से भारत माला गुजरा है, उस पे रोज लोग चल रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग छठ में गांव गए थे, तो जैसे इंदौर में होता है ना कि रात में आपको सराफा ले जाते हैं लोग दिखाने की इंदौर में सराफा बाजार है, इसमें खाना खाइए, उस तरह से सड़क दिखाना वहां के लोगों का शौक हो गया है। चलिए जरा आपको सड़क दिखाते हैं। पटना में मैरिन ड्राइव दिखाते हैं। जो भी पटना से बाहर से लोग आते हैं उसको पटना जो है मैरिन ड्राइव जरूर ले जाते हैं। तो पब्लिक को तो डेवलपमेंट पे भरोसा है कि डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट दोनों तरह से हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट में जो सोशल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जो पेडलिंग करके नीतीश कुमार ने साइकिल क्या पकड़ाया कि आज महिलाएं कहां तक पहुंच गई है बिहार में, तो सोशल डेवलपमेंट का वो वाला हिस्सा देखिए। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली और पानी की बात करें तो वहां पे मिल रहा है। वो जल नल योजना हो या बिजली, मतलब मुझे किसी ने बोला कि मैंने तालाब खुदवाया है, मछली रखता हूं मैं, तो मैं गया था विधायक के पास और एक बार सिर्फ चिट्ठी दिया तो गांव तो छोड़िए, मेरे सरे सरे मतलब जहाँ खेत होता है वहां पे भी बिजली का कनेक्शन पहुंच गया है। अब मैं अपने तालाब में वहां का मोटर ऑन करके चला देता हूँ। पंप अगर डीजल वाले से चलाता तो 10,000 रुपये महीना खर्च होता। ये सब कहानियां वहां के लोग हमें सुना रहे हैं, मतलब तो वो हाँ, और आप भी चाहिएगा तो आपको दिखेगा कि हाँ ये सब कुछ तो है। लेकिन पब्लिक को डेवलपमेंट पे भरोसा है, सरकार को डेवलपमेंट पे भरोसा नहीं है। क्योंकि सरकार को अगर डेवलपमेंट पे भरोसा होता तो ये 10,000 रुपया नहीं जा रहा गया होता लोगों के अकाउंट में, है ना। सरकार को अगर अपने किए हुए डेवलपमेंट पे भरोसा होता तो ये जो 400 से 1100 कर दिया गया वृद्धा पेंशन, वो नहीं हो रहा होता। सरकार हिचकी हुई है कि उसने अच्छा डिलीवरी किया है या नहीं, पब्लिक नहीं मतलब आप पे शक कर रही है, सरकार शक कर रही है अपने डिलीवरी पे। तो इसलिए आप ये कहिए कि क्या पूरी तरह से डेवलपमेंट पे ये चुनाव हो रहा है? नहीं हो। पूरे भारत में सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं होता है। डेवलपमेंट प्लस राम, डेवलपमेंट प्लस जाट, डेवलपमेंट प्लस ब्राह्मण, बिल्कुल, डेवलपमेंट प्लस दलित, कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट प्लस कुछ चाहिए। तो वो जो डेवलपमेंट प्लस है, जो विजय जी कह रहे थे कि डेवलपमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ क्या है? डेवलपमेंट के साथ वही सोशल ग्रुप्स हैं कि वो सोशल ग्रुप्स उस डेवलपमेंट के साथ किसके साथ जुड़ती है। कोई कह रहा है कि डेवलपमेंट है, कोई कह रहा है इससे ज्यादा हो सकता है ना। तो ज्यादा कर देने का ही प्रॉमिस हुआ होगा। मतलब जो विपक्ष में वो तो यही प्रॉमिस करेगा ना कि ज्यादा करके। तो उस प्रॉमिस प्लस कौन सा सोशल ग्रुप, और इधर है ये डिलीवरी प्लस कौन सा सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप के बगैर नहीं है कुछ। मेरा इसी पे ही प्रशांत आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्रशांत किशोर जी को कभी मिल भी चुके हैं एंड प्रशांत किशोर का फिलोसफी आप समझे, मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्रंच करते हैं, डाटा के साथ बहुत ज्यादा क्रंच करते हैं, तो उसी हिसाब से वो नतीजा निकालते हैं। उनका जो कंटेस्ट है उस बार, इसमें सारे कुछ वही है कि भाई पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ से, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे जो बाढ़ आता है उसका प्रोजेक्ट चेंज करने के लिए वो बात कर रहे हैं कि भाई एक ही मुझे प्रोजेक्ट करना है, उसे ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पूरा जो 5,000 गांव या जितने भी विजय भाई ने बोला वो गांव जो घूमे हैं, तो उन्होंने भी कुछ देखा हुआ है कि भाई लोग किस चीज से परेशान है। डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के टाइम से डेवलपमेंट बहुत हुआ है, रोड जैसे बिजली पानी सब हुआ है, बट ये सारे जो चीजें हैं उससे लोग परेशान भी हैं। जी, मैं उसके ऊपर मुझे तुम्हारा ठीक है, मेरे देवू जी क्या है? देवू जी, आप अगर चुनाव लड़ने जाइएगा और आपके पास कोई सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी ना हो तो आप क्या बात कीजिएगा? एजुकेशन ठीक कर दूंगा, हेल्थ ठीक कर दूंगा, रोजगार दे दूंगा, ऑल द गुड थिंग्स के बॉक्स में आप टिक लगाइएगा। वही प्रशांत किशोर ने किया। तो बेसिकली मीडिया जो कह रहा है कि वो अपना जो कास्ट है उसको इसलिए हाँ, इनिशियली उनके पास सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, आज भी नहीं है। सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था तो ऑल द राइट नॉइज वो मचा रहे थे। और जब टिकट बांटने की बात आई तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच भी कर रहे हैं, मतलब है ना। तो प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट बात नहीं बोल रहे हैं,
वो अगर किसी बच्चे को मैं बोल दूं कि बिहार का विकास कैसा होगा, एक लेख लिखो, तो वो अपने लेख में जो सारी बातें लिखेगा कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, रोजगार सबको, वही प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग आउट ऑफ बॉक्स कि बाहर से दूसरी बात अब पलायन की मैं कर रहा हूँ। नहीं, इसमें बीच में थोड़ा सा हम इंटरप्ट करेंगे प्रशांत जी आपको, इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे प्रशांत किशोर जी बेनकाब हो रहे हैं, और वो दिख भी रहा है। दिख भी रहा है। हाँ जी। और आज अगर कोई भी आप इंटरव्यू उनका उठा के देखिए तो उनके चेहरे से, उनके इंप्रेशन से, उनके प्रेजेंस से सब कुछ अलग। मैं बताता हूँ, मैं चाहे कि पहले जो दिल्ली से जर्नलिस्ट एयर ड्रॉप होते थे तो उनका दो हॉबी बड़ा बिहार के लिए बड़ा फेमस था। दो हॉबी बड़ा फेमस था, एक तो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू हो जाए और एक अनंत सिंह का कुछ मिल जाए, छोटे सा। अगर ये दो फ्रेंडली है, हाँ। प्रशांत किशोर मीडिया फ्रेंडली है, सारे मीडिया से दोस्ती है उनकी, तो किसी को भी आसानी से इंटरव्यू दे रहे हैं, इसलिए नजर आने लगे हैं। वो नजर ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन जैसे आजकल वायरल होते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन गरमा रहा है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस एनडीए और गठबंधन के लेकिन सामने इसमें एक बात है, इस सब के बावजूद एक बात है, और वो बात है कि ब्राह्मण समाज इनके बाद, जगन्नाथ मिश्रा के बाद ब्राह्मण कभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं बन पाए बिहार में। ठीक है, राजपूत आरजेडी के टाइम में भी सरवाइव करना सीख लिया था कि कितने लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे। भूमिहार डाई हार्ड अगेंस्ट था, मैं नहीं करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जो भी लॉस लेना, और वही उनका परिचय बन गया। वही ब्राह्मण आखिरी तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि मैं हूं कि नहीं हूं, कि इज्जत मिल रहा है, कि रघुनाथ झा को इज्जत मिल रहा है तो क्या मुझे मिल रहा है, मतलब वो कंफ्यूजन में रहा, वो आइडेंटिटी अपना किसी के साथ जोड़ ही नहीं पाया। प्रशांत किशोर के साथ ब्राह्मण अपनी आइडेंटिटी देख रहा है, नंबर 1। लेकिन रहा है या देख रहा नहीं, इसमें बता रहा हूँ सर, मैं 4-5 ब्राह्मणों को फोन किया था क्योंकि मेरे दिमाग में ये सारी बातें आती रहती है, और मैंने हर वर्ग से किया। मेरा एक मित्र है दिलीप झा, भगवान करे वो सुने इसको और उसको अच्छा लगेगा, वो एक स्कूल में चपरासी है मिथिला में, लेकिन इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लड़का है। ठीक है, सरकारी नौकरी मिलने के लिए उसको जो करना था कर लिया। उससे लेकर मैं मतलब पटना के बड़े ब्राह्मण परिवारों में भी बात किया। एक बात मुझे समझ में आई थी, और वो ये था कि घर का, मतलब भोजपुरी में बोल रहा हूँ, मुझे बोला गया कि घर का छोटका लड़का जो है वो प्रशांत किशोर के साथ है। वो जो उत्साह होता है ना मेरी जाति का, वो जो सबसे छोटा लड़का है ना उसको उसका है। ठीक है, तो एक बात ये, दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर, ये सब मान के चलिए, मैं ये मेरा आकलन है और मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, और कोई मेरे विचार से सहमत हो, मैं वैसा कोई आग्रह भी नहीं है, लेकिन ये जो नव हिंदूवाद ओबीसीज में आया है ना, कि अचानक से ओबीसी अपने आप को हिंदू के तौर पे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए हैं, उसमें प्रशांत किशोर का ये कहना कि फलाने मुस्लिम कैंडिडेट के साथ के अगेंस्ट मैं अपना नहीं खड़ा करूंगा क्योंकि ऐसे ही उनकी भागीदारी कम हो रही है, फलाने मुझसे अगर आरजेडी वहां से मुसलमान खड़ा करेगा तो बैन, ये सब मतलब ये जो नव हिंदूवाद वाले जो लोग हैं ना, इनको ये एकदम डायरेक्ट चैलेंज की तरह दिखता है। अरे मतलब ये भी जो है ना, अब बहुत मस्त बात बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण लड़का मुझे इस बार छठ घाट पर बोला कि इलेक्शन खत्म होते होते तक देखिएगा ट्रेंड करेगा #जनसुराग। ठीक है, उसका कहना था कि किसी न किसी में सुराख ही लगा सकता है, वो छोटे मोटे प्रशांत किशोर अपना उनका अलग एजेंडा रहा होगा, कैलकुलेशन होगा, जैसा आप बोले कि डेटा के साथ क्रंच करता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर प्रशांत किशोर इस 3 साल के अपने जर्नी में
अगर 1 साल पहले भी अगर वो अपने कास्ट का झंडा उठा लेते तो कम से कम बक्सर, गोपालगंज, जैसे प्रशांत ने कहा ना कि क्या कहते हैं कि घर का दिस प्लस दिस, हाँ, तो उनको वो ले ले वो दिस प्लस दिस का एडवांटेज ले सकते थे वो, जो नहीं हो जो पाया। नहीं। दूसरी और बात है, आज के दिन अगर कोई कह देता है उनको कि प्रशांत किशोर पांडे, तो वो रिएक्ट एक्सेप्ट नहीं कर नहीं कर रिएक्ट कर कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, देखिए एक और बात है, देखिए केजरीवाल को भी आपको देखना पड़ेगा एक तरह से। केजरीवाल भी ऐसी ही बातें करते हुए खड़ा हुआ था दिल्ली में। हालांकि दिल्ली और बिहार को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं केजरीवाल और प्रशांत किशोर का कंपेयर कर रहा हूँ। आप ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिहार केजरीवाल ने क्या किया? में जो लोग कर रहे हैं। हम चर्चा वो में केजरीवाल एज ए लीडर आगे खड़ा होता था कि भाई मैं रोड पर सो जाऊंगा। केजरीवाल एज ए लीडर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ जाऊंगा। केजरीवाल एज ए लीडर बनारस जाकर मोदी से लड़ जाऊंगा। जब लीडर लड़ता है ना, तो फिर पीछे मैसेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है। यहाँ उन्होंने चुनाव ना लड़के ये क्लियर कर दिया लोगों को कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और जब मैं नहीं आ रहा हूँ तो वोटर भी सोच रहे हैं कि क्या फिर इनको देना ठीक रहेगा। एक चीज है ना, अगर वो पहले से अगर ये नहीं कहते कि मैं तेजस्वी के अगेंस्ट में राघोपुर से लड़ूंगा, अगर वो पहले नहीं कहे होते तो शायद इतना डैमेज नहीं होता जितना वो। और होने के बाद और आप इलेक्शन से बैकआउट कर गए, तो वो जैसे उन्होंने कहा कि मैं अभी विजय जी एक हम पीके के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन कर लिए। हालांकि मोदी की बनारस आए लड़ने, उत्तर प्रदेश में आए वो लड़ने, जहां उनके पास सबसे ज्यादा सीट जीतना था। लीडर को आगे बढ़कर आना पड़ रहा है। आई गॉट इट। मेरा कहना था पीके को मैं पूछने वाला था आप लोगों की वो स्पॉइलर होगा कि नहीं, बट दोनों से जो मैं सीट ऑन सीट, जैसे मान लीजिए कुमरार का सीट है, कुमरार में 40% कास्ट है, ठीक है। अब इस बार पिछले वाले जो अरुण कुमार जी थे उनका काट के सीट एक कुशवाहा जी को दे दिया बीजेपी ने, ठीक है। अब वहां के 40% लोग जो हैं वो अब देना चाहते हैं दूसरे कास्ट। जो जनसुराज ने खड़ा किया है, एक मैथमेटिशियन है केसी सिन्हा, उनको देना चाहते। तो सीट ऑन सीट पे हो सकता है। देखिए कहीं पे भी डॉक्टर को उन्होंने खड़ा किया, हाँ, तो एक दो सीट पर तो होगा। अजय टोटलिटी मुझे लगा था कि वो 6% से 7% के आसपास वोट शेयर लेंगे, तो उस पे हम प्रशांत किशोर को यही पे क्लोज करेंगे। यही बता कि मैं आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज वोट शेयर लेंगे और आपको कितना लगता है? देखिए परसेप्शन अगर देखिए प्रशांत किशोर का कि ग्राउंड पर जाकर आप देखने की कोशिश कीजिए प्रशांत किशोर को, तो ये तो लगता है कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन मैं कुछ भी कहने से इसलिए बचना चाहूंगा क्योंकि अभी वो बदमुट्ठी भी है ना। तो यही स्पॉइलर कितना बन पाएंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना मानना है, मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि वो 6% वोट लाएंगे या 7% लाएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है, गट फील है या ग्राउंड का जो फीडबैक आ रहे हैं उसके हिसाब से वो 2.5 में नहीं पार कर पाएंगे। सीट्स डबल डिजिट में नहीं, डबल डिजिट में नहीं जा। सीट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, सीट्स की हम बात कर रहे हैं। वोट शेयर से सीट कितना कन्वर्ट होगा वो तो नहीं, सीट्स जो है वो डबल डिजिट में उनका नहीं होगा। मतलब आपका मानना है कि 10 से नीचे में आएगी सीट लेंगे, आपका भी ऐसे ही मानना है? देखिए मेरा ये कहना है कि मतलब कितना भी मजबूत लड़ाई रहा हो बिहार में अभी तक, तो दोनों पार्टियों को अगर देखिए, दोनों धरों को देखिए, राजग का और इंडिया का, दोनों का अगर देखिए 37-38 दोनों लाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये लोग दोनों मिलकर 78% वोट लाते हैं। पोल्ड वोट का 78% ये लोग ले लेते हैं। 22% वोट कितनी भी बड़ी लड़ाई हो अन्य को मिलता है। ये अन्य वाले जो है ना, उसमें उसके लोग प्रशांत किशोर के साथ ज्यादा दिखते हैं मुझे। तो वो जो निर्दलियों का वोट मिला करता था, वो जो तुम दोनों में से कोई पसंद नहीं है इसलिए मैं किधर नोटा को, वो वोट जो है वो प्रशांत किशोर के साथ है। तो 7% भी आता है तब भी वो किसी और को सुराग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मैं अभी सबसे हाँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल पा रहा हूँ। उनको 6% भी वोट मिलेगा तो वो अन्य वाला 6% वोट मिलेगा।
इधर से भी 1-2% जाएंगे, दोनों पार्टियों के से भी 1-2% निकलेंगे, लेकिन मेजर चंक जो होगा ना, 2% मान लीजिए कि इन दोनों पार्टियों से वो निकालते हैं, लेकिन जो मेजर चंक आएगा वो अन्य वाले वोट से ही उनका आएगा। जो एगोनी आंट होते हैं ना, रूठे हुए फूफा कि पिछले कि हम किधर तुमको भी नहीं देते हैं, तुमको भी नहीं देते हैं। तो अब हम पीके की बात कर ले तो मैं पूछूंगा कि चिराग जो दूसरे युवा नेता भी हैं, उनको इस बार 29 सीट्स में लड़ने के लिए मौका मिला है, तो उसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, चिराग 2020 में अकेले लड़ करके 1 सीट जीते थे। चिराग उस समय खुद भले नहीं जीत पाए हो, लेकिन नीतीश जी को डैमेज तो किए थे। इस बार वो एनडीए से लड़ रहा है, तो एनडीए का एक प्लस पॉइंट तो है देवू जी, आप कहीं ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाइए कि एक बार अगर आपको एनडीए से टिकट मिल गया तो फिर उनकी पूरी मशीनरी सिस्टम काम करने लग गया है ना। कैंडिडेट को बहुत ज्यादा अपने और दूसरे पार्टी के कंपेयर ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करता है, अप टू बूथ लेवल तक। तो उसका फायदा तो चिराग को मिलेगा। लेकिन चिराग के साथ माइनस पॉइंट ये है इस बार कि उनको सीट सब जो है वो ज्यादा हारा हुआ सीट मिला है। अच्छा, हारा हुआ सीट मिला है, तो वो अगर ये सोचे कि हम लोकसभा में 100% हमारा स्ट्राइक रेट था, तो विधानसभा में 100% स्ट्राइक रेट ले आएंगे, तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, मतलब विजय जी थोड़ा सा एनडीए के मशीनरी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मैं इसको अलग ढंग से देखता हूँ। चिराग, जदयू और भाजपा ये पति पत्नी और वो है, ठीक है। जहां पे जदयू और भाजपा बहुत जम के चुनाव लड़ रहा है, वहां चिराग के वोटर भी एनडीए को दे ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। और जहां जहां चिराग और भाजपा मिलकर लड़ रही है, वहां पे जदयू पुराने घाव लेकर बैठा हुआ है कि ये हराया था मुझे, तो वहां जदयू चिराग को वोट देगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मतलब पूरी तरह से समर्पित होकर वोट कर देगा, ये नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को इस बात का नाराजगी आज तक है कि भाई मेरे नीतीश कुमार को कमजोर करने में इस आदमी का हाथ था। तो जदयू के सारे वोटर चिराग को वोट दे दे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, ठीक है, हाँ, लेकिन भाजपा की मशीनरी ऐसी है कि आज भी अगर आप मीडिया सेंटर पे जाइएगा पटना में, तो आप देखिएगा कि अगर आप एनडीए के मीडिया सेंटर में जाइएगा तो ये कोऑर्डिनेशन लगता है। सुबह सुबह व्हाट्सएप हो चुका है कि इस समय चिराग के पार्टी के आदमी बैठेंगे, कि इस समय नीतीश कुमार का पार्टी का आदमी बैठेगा, कि इस समय भाजपा का आदमी बैठेगा। सब कोई मिलकर एक जैसी बातें करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मोदी जी ने कह दिया कि छठ का अपमान हो गया, छठी मैया का अपमान हो गया। अब ये पूरी मशीनरी ऐसी है, मतलब ये कि वो ना घर घर तक ये बात पहुंचा देती है कि देखिए भाई उसने राहुल ने ऐसी बात बोल दी कि छठी मैया का ये करने वाली मशीनरी आरजेडी के पास है, लेकिन उसके सक्षम नहीं है, उतना सक्षम नहीं। इसकी मशीनरी ऐसी है ना कि ये बातों को नरेशन बिल्डिंग में बहुत काम करता है। नरेशन बिल्डिंग हो जाएगा, लेकिन जदयू के वोटर चिराग को पूरी तरह से समर्पित होकर उसके कार्यकर्ता वोट करेंगे, वो थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट लगता है। चलिए, वो तो समय बताएगा, पता चल जाएगा। अब हमें मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या जो एरिया है जो बहुत क्रूशियल है इस इलेक्शन में, जो गेम चेंजर भी हो सकता है? इस तरह का आपके नजर में है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसा है जो यही खेल बदल देगा, या इस तरह से? नहीं, जैसे देखिए, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं चल के एरिया वाइज में चलिए, इसको एरिया वाइज अगर चलते हैं तो जैसे एक शाहाबाद है जो पटना वेस्ट का इलाका है, हाँ, मगध है, ठीक है, मिथिलांचल है, हाँ, पूर्वांचल है, उत्तरी अंग है, भागलपुर वाला इलाका। तो हर एरिया में अपना अपना डोमिनेशन है। अगर आप पिछला लोकसभा चुनाव जो रिसेंट अभी 2024 में हुआ, तो उसमें अगर सबसे ज्यादा गठबंधन को फायदा और एनडीए को नुकसान हुआ, वो हुआ शाहाबादी से। शाहाबादी जिसमें बड़े बड़े काम करने वाले नेता, आर के सिंह जैसा नेता भी अपना चुनाव हार गए।
तो शाहाबाद बहुत इस बार भी बड़ा क्रिटिकल है। पिछली बार भी शाहाबाद एरिया में, शाहाबाद मीन्स की आरा, बक्सर, डेहरी, सासाराम, भभुआ, मोहनिया का इलाका जो है, ये बेल्ट जो है राजद का पिछली बार भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इस बार भी है। लेकिन इस बार काम उन लोगों ने भी लोकसभा इलेक्शन के बाद काम किया है, तो इस बार ये थोड़ा गेम चेंजर शाहाबाद बन सकता है। अच्छा। मिथिलांचल में 10 सीट है दरभंगा का बेल्ट, दरभंगा मधुबनी 10 सीट है वहां पर उस बेल्ट में। 10 में से 9 एनडीए को जाता है, एक ही सिर्फ उनको जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका है। बेगूसराय का बेल्ट जो है वो उसमें भी एनडीए का ये रहा है। और कुछ छपरा सीमांत गोपालगंज के बेल्ट में एकदम बड़ा टफ फाइट होता है और अपर हैंड गठबंधन का होता है। इस बार जैसे मलिक सादुद्दीन के बेटे को इलेक्शन में लड़ाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अभी जो हवा बन रही है, जैसे प्रशांत ने कहा ना कि बीजेपी की मिशनरी तुरंत घर घर तक पहुंचा देती है, तो प्रशांत ये ओसामा के बारे में घर घर तक पहुंच गया कि सादुद्दीन जी बेटे को टिकट दिया गया। ठीक है ना। तो ये अब जैसे पूर्णिया का बेल्ट है, पूर्णिया बेल्ट वो मोहम्मडन डोमिनेट है, तो जो सीमांचल से जुड़ा हुआ है, किशनगंज, अररिया, जो बनी कटिहार वाला सीमांचल का जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहाँ ओवैसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो मोहम्मदन का है। तो वहां पे भी कुछ डिफरेंस हो सकता है, मतलब जैसे पिछली बार तो 5 सीट तो ओवैसी ले गया था, वहाँ तो ना बीजेपी को मिल पाया। मुझे लगता है कि ओवैसी पिछली बार से खराब परफॉर्मेंस इस बार करेंगे। हाँ, क्योंकि ओवैसी के जो प्रमुख लोग थे वो पिछली बार चुनाव जीतने के बाद आरजेडी के साथ चले गए थे। ठीक है, तो वो चुनाव जीते और उसके बाद में पूरी की पूरी टीम ही छोड़कर उधर चली गई, तो इनके लोग नहीं रह गए हैं, चुनाव जिताने वाले लोग नहीं रह गए, तो ओवैसी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बात मैं बोलूंगा कि पिछले इलेक्शन में आरजेडी को 75 सीट मिला था, ठीक है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन में 80 सीट मिला था, और पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 74 सीट मिला था, लेकिन उससे पहले 53 सीट मिला था। हाँ, तो उसके पीछे ये है ना प्रशांत, देखो हर कि 2015 का इलेक्शन वर्सेस 2020 का इलेक्शन वर्सेस 2024 का इलेक्शन, अगर ये करते हो तो 2015 का इलेक्शन जो था तो नीतीश और लालू दोनों मिल के लड़े थे। उस समय नया अच्छा, वो फैक्टर था नंबर 1। नंबर 2, नया इलेक्शन था और उसी में मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आ गया था कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और उसका इंटरप्रिटेशन वैसा हो गया, इंटरप्रिटेशन जो भी हो, और वो जो है उसको इन लोगों ने कैच कर लिया और घर घर तक पहुंचा दिया, तो वो डैमेज हो गया। तो अब लालू और नीतीश मिलके लड़े, तो इसलिए उनको ज्यादा सीट मिला, और ये अकेले लड़े और भागवत का इंटरप्रिटेशन जो था वो नुकसान किया। 2020 के इलेक्शन एनडीए मिलके लड़े, लेकिन बीच में जो 2015 और 20 के बीच में जो नीतीश कुमार चले गए लालू के खेमे में और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए, तो वो उस पार्टी को थोड़ा सा मैंने रिचार्ज कर दिया। पहले राउंड में रिचार्ज कर दिया, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ था 2019 वाला, उसमें उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा। नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं किसी 15 के इलेक्शन का 20 से और 20 का 25 से तुलना करूं, मैं कुछ और करना चाह रहा था। वो चूंकि बात क्षेत्रीयता की चल रही थी कि किस क्षेत्र के वोटर। हाँ, देखिए, बीजेपी नॉर्थ बिहार की मजबूत पार्टी है, बीजेपी सेंट्रल बिहार की मजबूत पार्टी है, पटना, मगध ये सब अपना ठीक रहता है। बीजेपी मिथिला की मजबूत पार्टी है, जैसे बता रहे थे 9 सीट है, तो उसमें से लगभग सारी सीट मिल गया था उनको, मजबूत पार्टी है। वैसे ही आरजेडी शाहबाद वाला क्षेत्र है, सीमांचल वाला क्षेत्र है, छपरा, ये सब में मजबूत पार्टी है, ठीक है। लेकिन जदयू सब जगह की पार्टी है। मैं ये 53 से 75 या 80 से 75 की, 53 से 74 और 80 से 75 की बात इसलिए कर रहा था कि जदयू जिसके साथ चली जाती है वो पूरे बिहार में एक जैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। और जदयू जब निकल जाती है तब लोगों को मालूम चलता है कि मैं किस क्षेत्र का मजबूत था और किस क्षेत्र का कमजोर। तो इसलिए जदयू जिसके साथ है, उसका प्रभाव पूरे बिहार में है, ये बात तय है। तो आप नीतीश कुमार को चाणक्य मानते हो बिहार के?
देखिए चाणक्य मतलब अब बोलूंगा तो भाजपा वाले दौड़ाएंगे क्योंकि उनका मानना है कि चाणक्य सिर्फ अमित शाह है, ठीक है। हाँ। तो लेकिन बिहार के लेकिन मैं एक बात perspective से माना बताऊं, जाए तो- नीतीश कुमार से बड़ा सोशल इंजीनियर कोई नहीं है, ठीक है। आप जरा आप एक महीने पहले की बात अगर देखिए तो हम सब कोई बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हो गए, नीतीश कुमार अब चला नहीं पाएंगे, नीतीश कुमार सुबह ही दिन में 11 बजे उतरते हैं, शाम को 7 बजे ही ऊपर चले जाते हैं सोने, बिल्कुल। तरह तरह की बातें कर रहे थे। वही नीतीश कुमार आज के दिन में सबसे अच्छा से कैंडिडेट्स खड़ा कर पाए। वही नीतीश कुमार को मालूम चल गया कि चिराग पासवान को कौन सी सीटें गड़बड़ दे दी गई है मेरी लेकर। वही नीतीश कुमार आज कार पे बैठ के शहर शहर गांव गांव घूम के अपने तरह का कैंपेन कर रहे हैं। ये नहीं कि बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, वो अपने तरह का कैंपेन कर रहे हैं। और उनका भाषण सुनिए तो वो संवाद करते हैं, वो प्रीचिंग नहीं करते हैं, है ना, वो बात करते हैं। तो वो अपने तरह का कैंपेन चला रहे हैं। वही नीतीश कुमार को लेकर जब मैं लोगों से बात बिहार में करता हूँ तो सब हंस के अपने बूढ़े दादाजी जैसा कहते हैं। हाँ थोड़े बूढ़े हो गए हैं लेकिन शिकायत नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार से शिकायत लोगों को नहीं है। इसमें तो अभी भी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर 20 साल वो प्यारे दादा है जो थोड़ा सा कभी कभी कुछ कर ये देते हैं। चाणक्य की जो बात आप बोले तो आप एक चीज तो मानोगे ना कि वो समता पार्टी से अपनी पार्टी को ला करके यहाँ तक आए, 20 साल से लगातार शासन कर रहे हैं। और आज के दिन में नीतीश कुमार जिस पार्टी से जिसके साथ जुड़ेंगे वही सरकार चलाएगा। तो चाणक्य ही है। तो चाणक्य ही है ना, आप कहो या नहीं तो वो अलग चीज। हाँ, मतलब लेकिन इस बार चाणक्य फिर से मुख्यमंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी, इस पे हमको थोड़ा डाउट। अच्छा, आपको डाउट है? आपको मुख्यमंत्री बनेंगे, कितने साल तक बनेंगे पे मेरा डाउट है। उस पे डाउट है हाँ, कि मुख्यमंत्री का शपथ तो दिलवाया जाएगा। मतलब मैं और एक क्वेश्चन आप दोनों को ही करने वाला था, क्या हम असेंबली बनने का चांस है? नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो दोनों बिहार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो आप मुझे बता, अभी तो इलेक्शन होने में टाइम है, बट फिर भी आपका प्रेडिक्शन क्या है कि कितना सीट का रेंज आप देखते हो, किसको क्या मिलने वाला? देखिए सर्वे जो होता है देवू जी, वो ऑडिट नहीं होता है। तो इसलिए मैं आज जो बोलूं इसके लिए कल कोई मुझे कटघरे में ना खड़ा करे। सर्वे एक हाँ सर्वे जो होता है वो मिक्स दाल का बोरी है। आप हाथ लगाते हैं, यूं देखते हैं, हाथ में जितना आया आप मान जाते हैं पूरी बोरी में वही प्रोपोर्शन होगा। तो मैं अगर उस प्रोपोर्शन की बात करूं आज के डेट में, अगर भाजपा कोई गलती न करे, कुल्हाड़ी पे जाकर खुद से पैर न मारे, तो भाजपा नहीं एनडीए तो बहुमत आ रही है। बहुमत में आप बहुमत स्पष्ट बहुमत है। बहुमत से 5-10% ऊपर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन बहुमत है, इसमें कोई मतलब आप कोई फिगर नहीं देना चाहते? फिगर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं फिगर मतलब एक रेंज। देखिए मैं एक हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ और आज ही मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ये लिखा था कि इस समय एनडीए अगर बगैर कैंडिडेट का घोषणा किए हुए सिर्फ अपने सिंबल पर लड़ाई कर ले पूरे बिहार में, तो चांसेस है कि 80% सीट जीत जाएगी। लेकिन कैंडिडेट है और कैंडिडेट का पसंद नापसंद लोगों में बहुत स्पष्ट और बहुत प्रबल है, एकदम क्लियर है। ये कैंडिडेट नहीं पसंद है, ये एकदम क्लैरिटी से लोग बोल रहे हैं, या ये कैंडिडेट पसंद है, या ये अफसोस भी है लोगों को अब कैंडिडेट यही है तो क्या किया जाए, वोट तो देना ही पड़ेगा, ये भी है। तो कैंडिडेट्स को, चूंकि मैं हर एक कैंडिडेट में गया नहीं हूँ तो हर कैंडिडेट के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे रहे। विजय भाई आपका क्या इसमें? देखिए इलेक्शन में लास्ट दिन तक तो काफी कोई नहीं जानता था ना कि कल लालचंद यादव का मर्डर हो जाएगा। मैं आज तक की बात कर रहा हूँ। पूरे उस बेल्ट में माहौल क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होता है और कोई पार्टी मेजर ब्लंडर नहीं करती है तो मेरा अपना गट फील है कि एनडीए को 145 से 155 सीट आएगा। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट हाँ 145 से इस इलेक्शन को देवू जी इस तरह से देखिए कि ये वही बिहार है
जहां कभी 6-6 चरणों में चुनाव हुआ करता था, अब 2 चरण। आज लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसा है कि सिर्फ 2 2 चरण में चरण। ये तो इलेक्शन पहली हो बार रहा है। शायद हो रहा है 2 हाँ, दो पिछली बार 3-3 चरण में हुआ का था। होता है, बट इस बार हाँ, 2 इस चरण बार का 2 पहली चरण बार में हुआ है। पहली बार हुआ है। तो ये बहुत सारी कहानियां यहाँ से शुरू होती है कि बहुत सारी कहानियां बिहार के बारे में। इस 2 चरण के चुनाव को ही सिर्फ लोग देखें तो समझ में आ जाता है बिहार में क्या हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा ये डिस्कशन। और मौका लगे तो 6 तारीख से 11 तारीख से पहले और एक राउंड में हम जी बिल्कुल, बिहार तो ऐसा जगह है जिसपे बात खत्म ही नहीं हो सकती है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपने इस एपिसोड को देखा और पॉडकास्ट को सुना, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जाइए और बताइए। अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो फिर एक बार हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे यहाँ पे और फिर बिहार के राजनीति और बिहार के इलेक्शन के ऊपर फिर चर्चा करेंगे।